नमस्कार। इस वीडियो में हम बीए ऑनर्स हिंदी सेमेस्टर 6 के जो विषय है अस्मिता मूलक हिंदी साहित्य, इसमें महादेवी वर्मा का एक निबंध संकलित है, स्त्री के अर्थ स्वतंत्रता का प्रश्न। तो इस निबंध का विश्लेषण करेंगे, इस निबंध को समझेंगे, इसमें जो बातें महादेवी वर्मा ने लिखी है वो मैं आपको बताऊंगा आसान भाषा में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, स्त्री के अर्थ स्वतंत्रता के प्रश्न। अर्थ यानी आर्थिक स्वतंत्रता, यानी जो मनी का जो पावर है वो वीमेन के पास कितना है, उसका प्रश्न महादेवी वर्मा अपने निबंध में उठा रही हैं। इस निबंध के केंद्र में एक प्रश्न रहा है कि क्या भारतीय नारी सच में कभी देवी थी या नहीं। अगर आप समाज के किसी व्यक्ति की पूजा करें लेकिन उसका अधिकार छीन ले, उसे कोई अधिकार न दे, तो क्या यह सम्मान कहलाएगा। भारतीय समाज में सदियों से स्त्री को देवी कहा गया। उसे माँ, शक्ति, लक्ष्मी, सहधर्मी जैसे महान नाम दिए गए। लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या उसे वास्तव में मनुष्य का समान अधिकार मिला या नहीं। प्रसिद्ध साहित्यकार महादेवी वर्मा ने अपने निबंध में इसी कठोर सत्य को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि समाज ने स्त्री को सम्मान तो दिया लेकिन स्वतंत्रता नहीं दी। स्वतंत्रता चाहे वो किसी भी स्वरूप में हो, आर्थिक स्वरूप में या फिर किसी भी निर्णय लेने के लिए वह स्वतंत्र नहीं थी, वह हमेशा किसी पे आश्रित रही। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि समाज ने उसे पुरुष की सहायता पर इतना निर्भर कर दिया कि उसके सारे त्याग और आत्मसमर्पण बंदी के विवश कर्तव्य जैसे जान पड़ते हैं। यानी स्त्री का प्रेम, त्याग, समर्पण भी कई बार उसकी मजबूरी बन गई है, कई बार मजबूरी रूप में देखने को मिलती है। महादेवी वर्मा ऐसा मानती है कि समाज में अर्थ और शक्ति हमेशा साथ चलते हैं। जिसके पास शक्ति थी, धन भी उसी के पास रहा। क्योंकि पुरुष सामाजिक रूप से अधिक शक्तिशाली थे, इसलिए संपत्ति, निर्णय और जितने भी अधिकार थे वो सभी पुरुष के हिस्से में आया। स्त्री को घर की गृह लक्ष्मी तो कहा गया, लेकिन घर की संपत्ति पर उसका अधिकार कभी नहीं रहा। वैदिक कालीन स्त्रियों को धार्मिक सम्मान मिला, वह सधर्मिणी कहलाई, लेकिन आर्थिक रूप से वह फिर भी परतंत्र रही। पिता की संपत्तियों में पुत्रों को अधिकार मिला, लेकिन कन्या को केवल एक दहेज। पति कमाता था, स्त्री केवल खर्च करने की अधिकारिणी थी। महादेवी वर्मा ने इस आर्थिक निर्भरता को स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी बताया है कि जो स्त्रियां हैं वो आर्थिक स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक रूप से वह पुरुषों पर आश्रित है। किसी का पति कमा रहा है तो उसकी पत्नी केवल खर्च कर सकती है, वो कमा नहीं रही है। आर्थिक रूप से वो निर्णय लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि लगातार आर्थिक पराधीनता व्यक्ति के आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। यानी कोई व्यक्ति किसी पे अगर लगातार समय से आश्रित रहा हो तो उसके अंदर का आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। और शायद यही कारण है कि सदियों तक स्त्री अपने अधिकारों के लिए खुलकर आवाज नहीं उठा सकी। लेकिन लेखिका बाद में बताती हैं कि अब समय बदल रहा है। आधुनिक युग में स्त्रियां जाग चुकी है। उसने समझा है कि उसे केवल दान की वस्तु के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे उसका अधिकार मिलना चाहिए। वह केवल पूजा करने योग्य मूर्ति नहीं है, बल्कि वह अपने जीवन में भागीदारी चाहती है। महादेवी वर्मा ने समाज को चेतावनी दी है कि अगर स्त्री को समान आर्थिक अधिकार नहीं मिले तो उसका असंतोष एक दिन विद्रोह बन जाएगा। आज जब महिलाएं शिक्षा, नौकरी और रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, तब यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हम आज भी स्त्री को बराबरी का हक दे पाए हैं या नहीं, या केवल सम्मान के नाम पर उसे कुछ शब्द ही प्राप्त है।
सोचिए, अगर किसी को देवी बनाकर उसके अधिकार छीन लिए जाए तो वह सम्मान है या एक सुनियोजित पराधीनता है। अगर आपको यह विचार महत्वपूर्ण लग रहा है तो आप इस निबंध को एक बार जरूर पढ़ें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हमारे सोशल मीडिया पर फॉलो करें। तो आइए हम इस निबंध के विश्लेषण को देखते हैं। मैं इस निबंध का विश्लेषण आपको बताता हूँ। यह निबंध भारतीय समाज में स्त्री की आर्थिक, सामाजिक और मानसिक पराधीनता का अत्यंत गंभीर और विचारोत्तेजक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। लेखिका ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि समाज की समस्त व्यवस्थाएं सदैव शक्ति और अर्थ के आधार पर निर्मित होती रही हैं तथा स्त्री को प्रायः पुरुष की सुविधा और स्वार्थ के अनुसार ही अधिकार प्राप्त हुए। इस निबंध में नारी की आर्थिक निर्भरता को उसके समस्त दुखों और सामाजिक विषमता का मूल कारण बताया गया है। यानी स्त्रियों के जितने भी दुख है और जितने भी उसकी सामाजिक विषमताएं हैं, उसके पीछे का मूल कारण है कि वो आर्थिक रूप से किसी और पे आश्रित है, पराधीन है। इस निबंध के आरंभ में ही लेखिका कहती हैं कि संसार में अर्थ सदैव शक्ति का अनुयायी रहा है। जो व्यक्ति या वर्ग अधिक शक्तिशाली था, उसने धन और सुख सुविधाओं पर अपना अधिकार स्थापित किया। दुर्बलों को केवल उतनी ही सुविधाएं दी गई जितनी वे शक्तिशाली वर्ग के लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। इसी कारण समाज में वास्तविक समानता कभी स्थापित नहीं हो सकी। लेखिका लिखती हैं कि सबल ने दुर्बलों को उसी मात्रा में निर्वाह की सुविधाएं देना स्वीकार किया जिस मात्रा में वे उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो सके। यानी जो बलवान था, उन्होंने निर्बलों को उतना ही पावर, उतना ही शक्ति दिया जितना कि जो सबल है वो दुर्बल का उपयोग कर सके। इसके बाद लेखिका स्त्री की स्थिति का वर्णन करती है। उनके अनुसार आदिम युग से लेकर सभ्यता के विकास तक स्त्री को एक स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में नहीं, बल्कि पुरुष के सुख साधन के रूप में देखा गया। उसके लिए युद्ध हुए, संघर्ष हुए, उसे उसी पुरुष का अनुसरण करना पड़ा जो विजयी हुआ। पुरुष ने स्त्री के अधिकारों का मूल्यांकन उसकी विशेषताओं के आधार पर नहीं किया, बल्कि अपने सुख और सुविधा के आधार पर किया। इसलिए समाज की प्रत्येक व्यवस्था में स्त्री और पुरुष के अधिकारों में गहरी विषमता, गहरी खाई देखने को मिलती है। लेखिका भारतीय स्त्री की आर्थिक स्थिति को अत्यंत दयनीय बताती हैं। वे कहती हैं कि भारतीय समाज में पुरुष का भर्ता अर्थात पालनकर्ता कहलाना पूरी तरह सार्थक है, क्योंकि स्त्री जीवन के प्रत्येक रूप, पुत्री, पत्नी, माता, इन सभी रूपों में आर्थिक दृष्टि से पुरुष पर निर्भरता रही है। वैदिक कालीन समाज में स्त्री को धार्मिक और सामाजिक सम्मान अवश्य मिला। उसे सहधर्मिणी और गृहिणी जैसे गौरवपूर्ण पद भी प्राप्त हुए, किंतु आर्थिक दृष्टि से वह सदैव परतंत्र रही, दूसरों पर आश्रित रही। धनार्जन पुरुष का कार्य माना गया और संपत्ति पर अधिकार भी उसी का रहा। स्त्री केवल गृह व्यवस्था और संतान पालन तक सीमित रही। लेखिका इस बात पर विशेष बल देती है कि प्राचीन समाज ने स्त्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दिया। पुत्र संपत्ति का अधिकारी बनता था, जबकि कन्या को केवल विवाह के समय दहेज देकर संतुष्ट कर दिया जाता था। इससे स्त्री की जो स्थिति है वह अत्यंत कमजोर हो गई। लेखिका ऐसा मानती हैं कि समाज ने कभी स्त्री को पुरुष से पृथक एक स्वतंत्र सामाजिक व्यक्तित्व के रूप में देखने का प्रयास नहीं किया। आगे लेखिका यह स्पष्ट करती है कि समाज ने स्त्री के मातृत्व और पत्नीत्व का तो सम्मान किया, उसका आदर किया, परंतु उसके जो व्यक्तिगत अधिकार थे, जो उसके स्वतंत्र अस्तित्व थे, उसकी उपेक्षा की गई। पुरुष पर उसकी पूर्ण निर्भरता को स्वाभाविक मान लिया गया। परिणाम स्वरूप स्त्री का त्याग, प्रेम और आत्मसमर्पण भी स्वेच्छा का नहीं, बल्कि विवशता का प्रतीक बन गया। लेखिका अत्यंत मार्मिक शब्दों में कहती हैं
कि समाज ने उसे पुरुष की सहायता पर इतना निर्भर कर दिया कि उसके सारे त्याग, सारा स्नेह और संपूर्ण आत्मसमर्पण बंदी के विवश कर्तव्य के समान जान पड़ने लगे। यानी जो पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में जितना भी स्त्री आत्मसमर्पण करती है, वो एक मजबूरी के रूप में दिखने लगा, वो उसकी स्वेच्छा नहीं लगती है। लेखिका आर्थिक पराधीनता को व्यक्ति के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए घातक मानती है। उनके अनुसार निरंतर आर्थिक निर्भरता व्यक्ति के आत्मविश्वास और स्वावलंबन को नष्ट कर देती है। जिस प्रकार दीर्घकालीन दासता मनुष्य की स्वतंत्र चेतना को समाप्त कर देती है, उसी प्रकार आर्थिक परतंत्रता भी जीवन को प्रेरणाहीन बना देती है। इसलिए स्त्री की आर्थिक स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। स्त्री पुरुष संबंधों के संदर्भ में लेखिका सापेक्षता की अवधारणा प्रस्तुत करती हैं। वे मानती हैं कि समाज में कोई भी पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे पर निर्भर रहता है। किंतु समस्या तब उत्पन्न होती है जब यह निर्भरता एक तरफा हो जाता है। भारतीय समाज में स्त्री की निर्भरता अत्यधिक बढ़ गई, जबकि पुरुष ने स्त्री के अभाव को कभी गंभीरता से अनुभव नहीं किया। यही कारण है कि पुरुष स्त्री को सहयोगिनी का सम्मान नहीं दे सके। द्वितीय भाग में, चूंकि ये निबंध दो भागों में लिखा गया है, भाग 1 और भाग 2, तो द्वितीय भाग में लेखिका आधुनिक युग में स्त्री जागरण और उसके असंतोष का वर्णन करती हैं। उनके अनुसार युग परिवर्तन के साथ स्त्री अपने अधिकारों और अस्तित्व के प्रति जागरूक होने लगी है। सदियों से जिस स्त्री को देवी बनाकर निष्क्रिय और मौन रखने की शिक्षा दी गई थी, वह अब अपना अधिकार मांगने लगी है। लेखिका ने अत्यंत प्रभावशाली प्रतीक के माध्यम से इस स्थिति को व्यक्त किया है। वे लिखती हैं कि भारतीय स्त्री अब तक वरदान देने वाली देवी रही है, फिर अचानक आज उसका कुछ मांग बैठना क्यों न हमें आश्चर्य में डाल दे। यहाँ लेखिका समाज की उस मानसिकता की आलोचना करती है जो स्त्री की पूजा तो करती है, परंतु उसे अधिकार संपन्न मनुष्य के रूप में स्वीकार करना नहीं चाहती। समाज स्त्री की मौन जड़ता को उसका आदर्श मानता है। लेखिका आगे कहती है कि स्त्री की अनेक विवशताओं का जो मूल कारण है वो आर्थिक विषमता है। समाज ने उसे उत्तराधिकार, संपत्ति और आर्थिक अधिकारों से वंचित रखकर इतना स्वावलंबी बना दिया है कि वह पुरुष की सहायता के बिना जीवन पथ पर आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ तक कि समाज जिन स्त्रियों को पतिता या लज्जाहीन कहकर तिरस्कृत करता है, उनकी दुर्दशा के पीछे भी आर्थिक विषमता ही प्रमुख कारण है। जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं का अभाव मनुष्य को अपने आत्मसम्मान और नैतिकता के समझौता करने के लिए विवश कर देता है। अंत में लेखिका स्पष्ट रूप से कहती हैं कि आधुनिक स्त्री अब केवल आदर्शों और उपदेशों से संतुष्ट नहीं होगी, वह आर्थिक स्वतंत्रता और मानव अधिकार चाहती है। यदि समाज स्वेच्छा से इस विषमता को समाप्त नहीं करेगा, तो स्त्री का असंतोष विद्रोह का रूप ले लेगा। लेखिका चेतावनी देती है कि समाज यदि स्वेच्छा से उसके अर्थ संबंधी वैषम्य की ओर ध्यान न दे, तो स्त्री का विद्रोह दिशाहीन आंधी जैसा वेग पकड़ता जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि इस निबंध में केवल नारी वेदना का चित्रण नहीं है, बल्कि भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना की गंभीर समीक्षा भी प्रस्तुत की गई है। लेखिका का मुख्य संदेश यह है कि स्त्री को वास्तविक सम्मान तभी मिल सकता है जब उसे आर्थिक स्वावलंबन, सम्मान, अधिकार और स्वतंत्र व्यक्तित्व प्राप्त हो। केवल देवी बनाकर उसकी पूजा करना पर्याप्त नहीं है, उसे मनुष्य के रूप में स्वीकार करना आवश्यक है। तो ये इस निबंध का विश्लेषण था। इसके जो मूल तत्व है वो मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए। आशा करता हूँ आप इसे समझ रहे होंगे। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप ज़रूर
एक बार इस निबंध को पढ़ें और आपके पाठ्यक्रम में जितनी भी रचनाएं लगी हैं, संकलित हैं, उन सभी का जो मूल पाठ है उसे आप जरूर पढ़ें। विश्लेषण मैं आपको सारे का बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, लेकिन आप मूल पाठ जरूर पढ़ें। मुझे जब भी समय मिलेगा तब मैं उसका ऑडियो बुक बनाने का प्रयास करूंगा। आप अगर आपके पास समय कम है तो आप कहीं पे यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, कहीं पे मूल पाठों का ऑडियो बुक सुन सकते हैं। मूल पाठ पढ़ना बहुत आवश्यक है अगर आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। परीक्षा पास करने के लिए आप विश्लेषण पढ़ सकते हैं। विश्लेषण के आधार पर आप अपने से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मूल पाठ आप जरूर पढ़ें, मैं यही कहूँगा। बाकी आशा करता हूँ कि आपको ये निबंध का विश्लेषण समझ में आया होगा। महादेवी वर्मा के जो इसमें विचार है, जो इस निबंध का केंद्रीय तत्व है, वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।